वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास नंबर, इक्विवेलेंट मास और किस तरह से हम इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। फर्स्ट अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, एक एवरेज relative mass of an atom of element as compared to the mass of an atom of carbon 12 isotope, that is taken as 12 atomic mass unit. मीन्स अगर आप एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे हो तो वो सबसे पहले तो एवरेज है, दूसरा रिलेटिव है। एवरेज मीन्स कम्बिनेशन में है, रिलेटिव का मतलब क्या है, किसके रिलेशन में आपने उसको डिफाइन किया, कार्बन 12 आइसोटॉप के रिलेशन में, जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट। आप 12 एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल 12 यू भी लिख सकते हैं। यू मीन्स यूनिफाइड मास। अगर अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हमेशा ही कैसा होता है, फ्रैक्शनल। और वो फ्रैक्शनल क्यों होता है, आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस की वजह से। जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन दो आइसोटॉप में एग्जिस्ट करते हैं, वन इज क्लोरीन 35 एंड अदर इज क्लोरीन 37। और जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस है इनकी, अबंडेंस है, क्लोरीन 35 नियरली होता है 75% अबंडेंस के अंदर, और 37 हमें मिलता है 25% की अबंडेंस के अंदर। तो इन दोनों आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग ही आप किसको निकालोगे, इनके एटॉमिक मास को। तरीका क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो परसेंटेज अबंडेंस 75, अगर मैं रेशो निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 3:1। तो 3 इंटू कौन सा आइसोटॉप है आपके पास, 35, प्लस परसेंटेज अबंडेंस और आइसोटॉप कौन सा है, 37, डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस। तो कितनी है, 3 + 1 दैट इज 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा, 35.5 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास एटॉमिक मास आता है वो हमेशा कैसा रहता है, फ्रैक्शनल, ड्यू टू द आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस। ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.00 क्या है, 8। वो भी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी क्या है, आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड लास्ट वन इज ट्रीटियम। तो इन सब में क्या है, मास नंबर। मीन्स अगर आप इन तीनों को लेकर चलते हो आइसोटॉप्स को, तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा वो 1.008 आएगा। अभी मैंने बीच में एक टर्म यूज़ की, मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में यही डिफरेंस होता है। जो आपके पास मास नंबर आता है वो सम होता है, किस किस का सम होता है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वो हमेशा कैसे होंगे, होल नंबर। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मास नंबर है वो हमेशा होल नंबर रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा रहेगा, फ्रैक्शनल रहेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन के एटॉमिक मास की, तो वो आपके पास इतना है, लेकिन अगर क्लोरीन के मास नंबर की बात की जाए तो वो कितना है, 35। ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो ये है, लेकिन हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1, बिकॉज मास नंबर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम है। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, डिपेंड्स ऑन द आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस। तो जो भी आपको बताया सेम वही है ये आपके पास। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करते हैं, कार्बन की, तो जो कार्बन का आपके पास हम एग्जिस्टेंस देखते हैं आइसोटॉपिक की, तो वो 3 आइसोटॉप में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, 13 और 14।
उनके अकॉर्डिंग अगर हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कार्बन का, तो वो कितना आता है 12.001 यूनिफाइड मास। तो अगर हम यहाँ भी एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो फार्मूला तो वही सेम रहेगा। हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस कार्बन 12 की इतनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 98.892 प्लस में सेकेंड 13 इंटू 1.108 प्लस 14 इंटू परसेंटेज एग्जिस्टेंस या अबंडेंस, आपके पास ये डिवाइड बाय टोटल। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100। वैसे भी किसी की भी परसेंटेज अबंडेंस जो टोटल होगी वो 100 में से ही आप काउंट करते हो। इन सबको सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा 12.001 यू, दैट इज़ द यूनिफाइड मास। ऐसे ही आप किसी की भी एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर हम नेक्स्ट लेकर चले नियोन को, तो नियोन की एग्जिस्टेंस किस में होती है 20, 21 और 22। तो अगर आप नियोन का भी एवरेज एटॉमिक मास यहाँ से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा परसेंटेज अबंडेंस, तो ये और ये आपके पास इसका मास नंबर 20 इंटू 0.9051 प्लस 21 इंटू 0.0027 प्लस 22 इंटू 0.0922। अगर आप इस टोटल परसेंटेज अबंडेंस का सम करते हो तो वो कितने के इक्वल आएगा 1 के। और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 20.179 यू। अगला हमारे पास है कि ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमने जितना भी एटॉमिक मास जिन जिन एलिमेंट का भी निकाला उसको हम किस में एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर आपने एटॉमिक मास लिया कार्बन का, वो आपके पास कितना है 12, हमने राउंड ऑफ करके ही उसको यूज़ किया, तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का आपके पास कितना था 1.008 ग्राम लग गया, तो क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्लोरीन के केस में 35.5 ग्राम। तो ये सिंपल सा है कि अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। तो ये आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर किसको डिफाइन किया है मास नंबर को भी, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मे बी मिस्टेक से मैंने पहले इलेक्ट्रॉन बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, हमेशा होल नंबर रहेगा। एग्जाम्पल हमने किसका लिया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलकर बना होता है एटम से। इसका मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आपको किसका मास पता होना चाहिए उसके एटम्स का, और आप उसके एटम्स के मास का क्या करोगे सम, और जो वो टोटल आएगा वो क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। या हम इसको और भी क्या कह सकते हैं कि ये एक एवरेज रिलेटिव मास होगा मॉलिक्यूल का एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 आइसोटॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो कैसे निकालोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में किसका करोगे ऑक्सीजन का। तो आपके पास हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का आपके पास कितना होता है 16। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा 18.016। अब इसमें भी क्या है कि मॉलिक्यूलर मास को आप दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, एक तो वही एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में, दूसरा इसको ग्राम की फॉर्म में। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे ग्राम की फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे GMM से। जैसे
ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं वाटर का लेकर चलती हूँ तो वो कितना है 18.016 ग्राम। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। फॉर्मूला मास किसके केस में होता है? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में आपने कभी भी देखा हो, जैसे NaCl है, वो कभी भी सिंगल एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, देयर इज द नेटवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब नेटवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल है तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं, उसका फॉर्मूला यूनिट। मीन्स NaCl तो उसका फॉर्मूला है। हमने अभी क्या कहा कि वहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, मीन्स n नंबर्स ऑफ NaCl वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वो क्या है, उसकी फॉर्मूला यूनिट है। और जब आप एक यूनिट का मास निकालते हो तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास को हम डिफाइन क्या करेंगे, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl हमने लिया, वहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, और जिसमें पार्टिकल आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। अब जैसे NaCl है, उसमें क्या है, Na पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव, ये चार्ज फिक्स है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मीन्स अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्सेज बनेंगे उनको हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेट ज्योमेट्री में उनको आपस में जोड़कर रखता है। ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, शेप में पर्टिकुलर। जैसे जब हम NaCl को देखते हैं तो उसकी पैकिंग किस तरह से होती है, इस तरह से क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में हमको वो मिलता है। तो मीन्स वो जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री आती है वो किसकी वजह से आती है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की डेफिनेट पोजीशंस की वजह से। ये हम काफ़ी डिटेल में करेंगे 12th क्लास की सॉलिड स्टेट टॉपिक के अंदर। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड है वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्लेस किसकी फॉर्म से कर देते हैं, फॉर्मूला मास से। अगर हम अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। तो फॉर्मूला मास यूनिट NaCl की क्या होती है, NaCl n टाइम्स है, तो उसकी एक यूनिट कितनी बनेगी, NaCl। तो अब हम NaCl का जब मास निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। अब वो कैसे, Na का आपके पास कितना होता है 23.3 एटॉमिक मास, Cl का कितना होता है 35.5। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। इसको भी आप किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यू की फॉर्म में या ग्राम की फॉर्म में। अगर ग्राम आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। अब हम बात करते हैं NaCl के स्ट्रक्चर की। तो अगर हम NaCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो NaCl की मेन जो आपके पास स्ट्रक्चर बेसिक आती है वो कैसी आती है, क्यूबिक फॉर्म में। तो मैंने क्यूब को ड्रॉ किया। अब क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स। आप इसको एज्यूम कर सकते हो जैसे रूम है, तो अगर आप रूम में देखते हो तो उसके 4 कोने नीचे होते हैं और 4 कोने कहाँ होते हैं, ऊपर। तो हमने माना ये रूम का फर्श है, उसके 4 कोने हो गए। ये हमने रूम की छत को माना, उसके रूफ को माना, और 4 कॉर्नर्स ये हो गए। तो अगर कोई भी क्यूब है तो क्यूब के हमेशा कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। इसके कितने फेसेस होते हैं, एक छत हो गई, एक नीचे उसका रूफ, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट का फेज होता है और एक बैक साइड। जैसे ये जो आपके पास है ये फ्रंट, और जो ये वाली लाइन का बॉक्स है ये इसकी बैक साइड। तो टोटल 6 फेजेस हैं। अगर हम इन फेजेस के सेंटर में भी पार्टिकल्स बना दें इधर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 4 फेजेस तो ये हो गए। अब जो ये फ्रंट वाला बॉक्स था इसका सेंटर ये, और जो ये बैक वाला था इसका सेंटर नियरली ये। अब हम बात करते हैं NaCl स्ट्रक्चर की। तो NaCl का क्या होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, मीन्स बहुत सारे क्यूब्स उसके अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब उन क्यूब्स को हम किस तरह से अरेंज करके दिखाएंगे, इस तरह से। सेम आपने इस तरह से एक टिल्ट लाइन यहाँ से लेनी है और सामने वाले अपोजिट फेज के साथ ज्वाइन करनी है। फिर आप हर एक के सेंटर को इस तरह से ज्वाइन करेंगे।
इस पॉइंट से अपोजिट में जो पॉइंट है वहाँ पर कंबाइन, सेम इस पॉइंट से अपोजिट पॉइंट पर कंबाइन। यहाँ पर भी इस तरह से ये, तो ये आपके पास एक हिस्सा बनाया मैंने किसका, NaCl का। अब NaCl में मैंने फेज के सेंटर्स में भी बनाए थे पार्टिकल्स, उनको दोबारा से बना देते हैं। अब जो मैंने ये फेज पर राउंडेड फॉर्म में इस तरह से बनाया, ये किसको इंडिकेट करता है, Cl नेगेटिव की पोजीशन। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड में Na और Cl है वो अपनी एक डेफिनेट पोजीशन रखता है, उनकी फिक्स्ड पोजीशन है। जैसे मैंने क्लोरीन को अब कहाँ पर बिठा दिया, सारे क्यूब के कॉर्नर्स पर और क्यूब के हर एक फेज के सेंटर पर, तो ये पोजीशन हो गई फिक्स। बाकी जो पोजीशंस बचेंगी वहाँ पर हम किसको पोस्ट करेंगे, Na पॉजिटिव को। अब आपके पास पोजीशंस बची कौन सी, एज जो कोने हैं उनका सेंटर बच जाएगा, और बॉडी का सेंटर मीन्स क्यूब का बिल्कुल सेंटर आपके पास क्या है, ये। तो यहाँ पर ये आपके पास एज सेंटर्स आ जाएंगे, वहाँ पर हमने किसको रख दिया, Na पॉजिटिव को। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, NaCl का। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जो अभी हमने कहा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक यूनिट नहीं होती, वहाँ पर तो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसमें देखें NaCl, फिर Cl, इधर Na, फिर Cl, फिर Na पॉजिटिव, मीन्स देयर इज द कम्बिनेशन, पूरा नेटवर्क है। अब सबका तो हम कंबाइन कर नहीं सकते, हम सिर्फ इसमें से क्या ले लेंगे, एक फॉर्मूला यूनिट। मीन्स इसको बनाने में बार बार रिपीट क्या हो रहा है, Na और Cl, और जब आप एक यूनिट का मास निकालते हो तो वो क्या बन जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस कंबाइन विद और डिस्प्लेसेस, या तो उसके साथ जुड़े या फिर उसको वहाँ से हटा दे, किसके विद रिस्पेक्ट, 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट दैट इज 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, इक्विवेलेंट मास की। अब इक्विवेलेंट मास हर एक एलिमेंट में या फिर एसिड में, बेस में, आयंस में, सॉल्ट्स में, उसको निकालने का अलग अलग फार्मूला है। जैसे अगर मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, तो मैं कैसे निकालूंगी, एटॉमिक मास और डिवाइड कर दूंगी उसकी वैलेंसी से। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास, 16, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो आपके पास यहाँ से जो उसका इक्विवेलेंट मास निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 8। ऐसे ही आप किसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड को। उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब यहाँ पर जो वर्ड मैंने लिखा बेसिसिटी, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एसिडिटी, लेकिन यहाँ पर बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। तो बेसिसिटी को हमने डिफाइन किया, मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस दैट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एसिड। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। H2SO4 का जब आप मास निकालोगे तो वो कितना आएगा, 98, 2 हाइड्रोजन में 32 आपके पास सल्फर, और 16 किसका आएगा, ऑक्सीजन। 16 4 जा लोगे तो 64, सबका सम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 98। अब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H कितने हैं यहाँ पर, 2, तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि
जब H2SO4 आयनाइज्ड होता है तो वो आपको क्या देता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो कितने H पॉजिटिव दिए, 2। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पर कितनी है, 2। तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 49। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास HCl की, अब हाइड्रोजन का 1 मास, क्लोरीन का आपके पास 35.5, तो दोनों का सम करके कितना आएगा, 36.5। डिवाइड बाय बेसिसिटी करोगे, यहाँ से रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 1, तो डिवाइडेड बाय 1 मीन्स यहाँ पर इक्विवेलेंट मास HCl का और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही क्या हैं, सेम है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की। तो बेस के केस में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। मीन्स एसिड के केस में बेसिसिटी थी, तो बेस के केस में क्या आ जाएगी, एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या होगा वहां पर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। अगर हम यहाँ पर निकाले इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो आपके पास सोडियम का कितना होता है, 23.3, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1.008। अगर हम इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़कर इनका सम करें तो हमारे पास नियरली कितना आ जाएगा, 40। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास 40 डिवाइड बाय एसिडिटी मीन्स कितने नंबर हैं वहां पर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। तो कितने OH नेगेटिव है, 1, तो डिवाइड बाय 1 मीन्स NaOH के केस में जो उसका इक्विवेलेंट मास है वो किसके इक्वल आएगा, उसके फॉर्मूला यूनिट मास की फॉर्म में ही। अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, तो आयन के केस में आप क्या लेकर चलोगे, फॉर्मूला यूनिट मास डिवाइड करोगे किससे, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन, PO4 नेगेटिव आयन। तो अगर आप इसका टोटल फॉर्मूला यूनिट मास निकालोगे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का प्लस करके, तो आपके पास आएगा 95। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3, तो डिवाइड बाय 3। आपको चार्ज के साइन से कुछ लेना देना नहीं है, मीन्स आप यहाँ -3 पुट नहीं करोगे, माइनस या प्लस को नहीं देखना, आपने सिर्फ चार्ज की डिजिट को देखना है कि वो कितनी है। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, नियरली 31.6। ऐसे ही अगर मैं सल्फेट आयन को लूँ, SO42 नेगेटिव, तो आपके पास इसका कितना आ जाएगा, तो सल्फर और ऑक्सीजन को प्लस करोगे मास को, तो आपके पास आएगा 96, डिवाइड कितने से कर दोगे, 2 से, तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा नियरली वो कितना आ जाएगा, 48। तो जो 48 आया वो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। इसी तरह से अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी भी सॉल्ट का, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला मास डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज से। जैसे हमने एग्जांपल लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, तो अब आपको पता है इन दोनों का सम करके फॉर्मूला मास आपके पास कितना आता है, 58.8। 23.3 आता है सोडियम का, Cl का आता है 35.5, तो प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 58.8। अब आप इसमें या तो पॉजिटिव चार्ज को लो या नेगेटिव, एक पॉजिटिव है Na पॉजिटिव और Cl पर कैसा है आपके पास, नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो चार्ज कितना है, 1। तो इट मीन्स यहाँ पर इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला मास के। सेम अगर आप किसका निकालना चाहते हो, कैल्शियम सल्फेट का, तो कैल्शियम सल्फेट में अगर आप इन सब का टोटल करोगे मास, तो आपके पास आएगा 136, दैट इज द फॉर्मूला मास, डिवाइड बाय आयन क्या देगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव या फिर सल्फेट 2 नेगेटिव। अब आपको या तो पॉजिटिव चार्ज पुट करना है या नेगेटिव, डिवाइड बाय 2। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा इसका मास, दैट इज द 68 इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मे बी अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेकर चलते हो कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसके केस में आपको जब आप इसका सम करोगे टोटल फार्मूला मास निकालोगे तो वो आपके पास आएगा 310।
अब हम इसमें आयंस देखते हैं। आयंस कितने बनेंगे? 3, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनेंगे और 2 आयन बनेंगे आपके पास फॉस्फेट के। तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना लेकर चलोगे आप? 3 दूनी 6 या फिर 2 तिया 6। तो टोटल आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अगर आप मानोगे तो वो कितना है? 6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से और आपके पास इसको सॉल्व करके नियरली आंसर आएगा 51.66। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। सेम अब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट मास। अगर आप इक्विवेलेंट मास को किस में एक्सप्रेस करोगे? ग्राम के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे आपने अभी यहाँ पर लिया कैल्शियम फॉस्फेट, इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया? 51.66। अगर मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास। सेम 68 क्या था आपके पास? इक्विवेलेंट मास था कैल्शियम सल्फेट। ग्राम लगते ही वो क्या बन जाएगा उसका? ग्राम इक्विवेलेंट मास। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोल कंसेप्ट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।